मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि इंसानों और काइजू मॉन्स्टर्स के बीच में लड़ाई का आज लास्ट डे है। इसके साथ ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मार्गरेट है और हमें पता चलता है कि मार्गरेट और काइजू मॉन्स्टर्स के लीडर बलूक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बहुत ही सालों के बाद का, जहाँ पर मार्गरेट अपने बेटे के साथ एक सिटी में शिफ्ट होती है। मार्गरेट का बेटा डंकन बहुत ही अलग सा इंसान था क्योंकि वो एक हाइब्रिड था। उसका स्किन कलर ऑरेंज सा था और उसे खाने में कोयले पसंद थे और वो इस चीज से बहुत डर रहा था कि जब वो स्कूल जाएगा तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मार्गरेट डंकन को बताती है कि तुम्हें अलग होने की वजह से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें हमेशा खुद पे यकीन रखने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि डंकन अपने स्कूल जा रहा था। रास्ते में ट्रॉय और उसके फ्रेंड्स इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, पर डंकन अपनी मॉम की बात सुनता है और कोई भी रिएक्शन नहीं देता। स्कूल जाने के बाद डंकन की मुलाकात होती है जेना नाम की एक लड़की से और वो उसको फौरन ही पसंद करने लगता है। पता चलता है कि ये यूथ क्लब की लीडर है और एक होम कमिंग पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए सारी तैयारियां कर रही है और ट्रॉय भी इसका ही एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हुई है और डंकन की दोस्ती दो लोगों से होती है, एक थी इजाबेल और एक था केनी। क्लास में डाइसेक्शन के लिए सबको फ्रॉग्स दिए जाते हैं। यहाँ पर डंकन नोट करता है कि जेना का फ्रॉग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो उसे देखते साथ ही समझ आता है कि वो फ्रॉग एक काइजू है। जिसके बाद वो क्लास में बहुत ही मुश्किलों से उसको बचाकर बाहर ले आता है। इजाबेल ने ये सारा कुछ देख लिया था, जिसके बाद वो डंकन को फॉलो करती है और बाहर आकर उसे कहती है कि मुझे पता है तुमने काइजू को छुपाकर अपने पास रखा है। इसके बाद वो डंकन को कहती है कि मुझे काइजू बहुत पसंद है और मुझे पता है कि ये सिर्फ लोगों को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं जब इनको लगता है कि वो खुद खतरे में। रात को हम देखते हैं कि ट्रॉय अपने दोस्तों के साथ स्कूल आता है और जेना के लॉकर से वो सारे पैसे चुरा लेता है जो कि उसने होम कमिंग पार्टी के लिए कलेक्ट किए थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं बास्केटबॉल कोर्ट, जहाँ पर हम वहाँ के कोच से मिलते हैं। ये एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था जो कि यहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो डंकन पे नजर रख सके। कोर्ट में आके ट्रॉय अपने दोस्तों के साथ केनी को बहुत तंग करता है, जिसको देखकर डंकन उसकी हेल्प के लिए आता है। यहाँ पर वो हल्की सी अपनी ताकत शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होने लगी थी और कोच आकर सारी बात को हैंडल करता है और इनको अलग अलग भेज देता है। ट्रॉय को अभी भी इस सारी बात पे बहुत गुस्सा था, जिसके बाद वो डंकन से बदला लेने के लिए उसके पास जाता है। डंकन उसे बताता है कि मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं कभी भी किसी लड़ाई में पार्ट नहीं लूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है, पर ट्रॉय उसे फॉलो करते करते कोर्ट में पहुंचता है। एक जगह पर आकर ट्रॉय उसे घेर लेता है, जिसके बाद डंकन बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है तो उसके मुंह से आग निकलती है। ये देखकर तो ट्रॉय बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अचानक से कोच यहाँ पर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो डंकन को कंट्रोल करते हैं और ट्रॉय को बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। इसके बाद कोच यहाँ से डंकन को ले जाते हैं। पता चलता है कि वो उसे एक स्कूल बस में लेकर गए हैं। वहाँ पर अंदर एक स्पेसशिप थी जो कि इनको एजेंसी के पास लेके जाती है डायरेक्ट। वहाँ पर एक डॉक्टर थी जो कि सबको बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता डंकन की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ पर मार्गरेट भी पहुंच जाती है जो कि एजेंसी से कहती है कि तुम लोगों ने डील की थी कि डंकन पे कभी भी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। कोच मार्गरेट को समझाता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि डंकन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रॉय गया था प्रिंसिपल के पास। कोच उसे बताता है कि ये सब कुछ उसने गलत देखा है और ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि वो बता रहा है। अब प्रिंसिपल भी कोच की बात मान लेते हैं और उसके बाद ट्रॉय और डंकन को ड्यूटी देते हैं सफाई करने की, ऐसा पनिशमेंट कि वो लड़ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डंकन को जब पता चलता है कि जेना बहुत ही ज्यादा परेशान है कि उसके पैसे गुम हो गए हैं, तो वो सोचता है कि इसकी मदद करूंगा। इजाबेल डंकन को कहती है कि अगर तुम जेना को इम्प्रेस करना चाहते हो तो शाम को एक पार्टी है, तुम वहाँ पर आ जाना। जब डंकन पार्टी में पहुंचता है तो जेना बहुत ही उदास लग रही थी। वो डंकन को बताती है कि पैसे चोरी होने की वजह से हर एक को लग रहा है कि वो फ्रॉड है और उसने ही पैसे कहीं और यूज कर लिए हैं। पार्टी में ट्रॉय आता है और जेना को मना करता है कि डंकन के पास मत रहो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर जेना उसकी बात नहीं सुनती। साथ ही ट्रॉय के डैड वहाँ पर आते हैं और ट्रॉय को वहाँ से ले जाते हैं। स्कूल में हुई फाइट की वजह से ट्रॉय के डैड ने उसे घर से निकलने से मना किया था। डंकन जेना से कहता है कि जैसे भी ट्रॉय के डैड ने किया वो ठीक किया, हर डैड को ऐसा ही करना चाहिए। अब इसके बाद जेना वहाँ से फौरन चली जाती है। डंकन को लगता है कि शायद उसने ऐसी कोई बात कर दी जिसकी वजह से वो नाराज हो गई, बट इजाबेल उसे आकर बताती है कि अब जेना के डैड इस दुनिया में नहीं रहे और डैड से रिलेटेड जब भी कोई बात करता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर अचानक से बहुत छोटे छोटे काइजूस आ जाते हैं और इसके थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर काइजूस किंग भी आ जाता है।
यहाँ पर इजाबेल सबको भगा देती है। साथ ही वो कहती है डंकन से कि 16 साल के बाद अब ये दोबारा यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर डंकन इजाबेल को अपनी सच्चाई बताता है और बताता है कि कैसे ब्लूक मेरे डैड हैं और शायद वो यहाँ पर मेरे लिए ही आए हैं। इसके बाद वो पार्टी से सबको भगा देता है और सबके सामने उनके पास चला जाता है। ब्लूक भी डंकन के ऊपर हमला करता है अपनी आग से और उसके बाद उठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद ब्लूक उसे एक ऐसी जगह पर लेके जाता है जो कि केव जैसी थी, जिसके बाद वो डंकन को बताता है कि बेसिकली मेरा घर ये है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद यहाँ के किंग बनो। वहाँ पर डंकन को एक रूबी मिलती है। वो कुछ सोच कर उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो केव की ज्यादा अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 और काइजोस मिलते हैं। यहाँ पर ब्लूक उनको बताता है कि डंकन ही उनका नया किंग बनेगा, पर ये बात उन दोनों को कोई खास अच्छी नहीं लगती। ब्लूक अभी भी यहाँ का किंग था तो हर कोई उससे डरता ही था। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ब्लूक अपने ही बेटे को उठाकर आग में फेंक देता है, जिसके बाद डंकन की अपनी रियल बॉडी सामने आती है जो कि बिल्कुल काइजोस जैसी थी। बाकी सारे लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, पर यहाँ पर डंकन बेहोश हो जाता है। जब डंकन को होश आता है तो वो एक डेजर्ट के बीच में था। वो बहुत ही मुश्किल से किसी तरीके से वहाँ से निकलकर कैनी के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इजाबेल ने कैनी को हर बात बता दी है। डंकन कैनी से भी अपना सीक्रेट रखने को बोलता है, जिसके बाद वो घर जाता है। वो काफी उदास लग रहा था। जिसके बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड दिल के बुरे नहीं हैं। उसकी मॉम डंकन को बताती है कि कैसे तुम्हें अपने हर स्टेप को बहुत ध्यान से लेना होगा। अगले दिन डंकन जब स्कूल जाता है तो हर कोई उसे हीरो मान रहा था, क्योंकि उसने पार्टी में सबको भगा दिया था ब्लूक से बचाने के लिए। यहाँ पर इस बात से ट्रॉय और भी ज्यादा इससे चिढ़ जाता है। इजाबेल फिर से डंकन के पास आती है तो डंकन उसे फिर से याद दिलाता है कि तुमने मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना है। तुमने कैनी को तो बता दिया, बट अब किसी और को मत बताना। डंकन की नजर दोबारा से जेना पर पड़ती है, जो कि अब भी बहुत ही ज्यादा उदास थी, क्योंकि हर कोई उसे ऐसे ही समझ रहा था जैसे उसने सारे पैसे चुरा ली। यहाँ पर उसको वो रूबी याद आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेना को अपने लॉकर में से एक रूबी मिलता है और उसके साथ एक नोट भी था जिसपे लिखा था कि तुम इसको यूज कर लो अपनी पार्टी के लिए। जेना ये रूबी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो फौरन डंकन के पास जाती है और उसे कहती है कि काश मैं उस इंसान से मिल सकती जिसने मुझे ये रूबी दी है और मेरी जान बचा ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोच आते हैं डंकन के पास और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे वहाँ डेजर्ट में ही लेके जा रहे थे, क्योंकि वो चाह रहा था कि किसी भी तरीके से उसे काइजोस का ठिकाना मिल जाए, बट उसे डंकन मना करता है। अचानक से यहाँ पर इनके जेट के ऊपर कोई हमला कर देता है। पता चलता है कि ये वही ब्लूक के पार्टनर्स थे जिन्होंने अब उसके अगेंस्ट बगावत कर दी है और वो चाहते हैं कि अब किंग ये ना बने। यहाँ पर डंकन भी अपने काइजो रूप में आ जाता है और उन दोनों से लड़ने लगता है। कोच भी साथ अपनी सारी टीम को कहते हैं कि इस जगह पर पहुंच जाओ। डंकन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो दोनों लोग तो डंकन के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर ब्लूक भी आ जाता है, जिसके बाद वो डंकन से कहता है कि तुम इन दोनों को मार दो। ब्लूक चाहता था कि डंकन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। इतनी ही देर में यहाँ पर कोच की टीम के लोग भी पहुंच जाते हैं, जो इन पे हमला करने लगते हैं और ब्लूक बाकी लोगों को बचाने के लिए उन पे हमला करता है। ये सारी चीज देखकर डंकन समझ जाता है कि ये तो बहुत ही गड़बड़ की बात है। डंकन दोनों साइड्स को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे तो फिर से वॉर स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पर तो कोच की टीम के लोग तो रुक ही नहीं रहे थे, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लूक कुछ सोचकर रुक जाता है। जिसके बाद कोच के लोग यहाँ पर उसको लेकर चले जाते हैं एक केव में और बंद कर देते हैं। इतनी देर में मार्गरेट भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसको समझ नहीं आ रही थी कि ब्लूक ने आखिर ऐसा क्यों किया है। अब रात होती है और पार्टी का टाइम था, जहाँ पे डंकन जेना को पार्टी में लेके जाता है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों के साथ साथ उसकी मॉम भी वहाँ पर आ रही है। पार्टी में कैनी कहता है इजाबेल से कि मेरे साथ डांस करोगी, पर वो नोट करता है कि इजाबेल तो बस डंकन को ही देखी जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लूक के उन्हीं दोनों पार्टनर्स को जिन्होंने बगावत कर दी थी। वो दोनों किसी तरीके से बचकर निकल गए थे और अब वो दोनों सिटी की तरफ ही आ रहे थे। दूसरी तरफ पार्टी में प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि होम कमिंग किंग एंड क्वीन कौन है। यहाँ पर जेना और ट्रॉय किंग और क्वीन बने थे, जिसके बाद प्रिंसिपल उन दोनों को डांस करने के लिए कहता है। अब ये बात सुनकर तो डंकन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। डंकन को उदास देखकर इजाबेल उसे डांस के लिए ले जाती है। इसको देखकर तो कैनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो डंकन के पास आता है और उसे मना करता है कि तुम डांस मत करो इजाबेल के साथ। लेकिन वो बताता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। पर कैनी कहाँ सुनने वाला था। वो हर एक को डंकन की सच्चाई बता देता है कि ब्लूक इसके फादर हैं। सबके सामने ये सच्चाई आती है तो जेना तो डंकन से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डंकन भी अपनी मॉम से कहता है कि डैड ठीक कहते थे, इंसानों पर यकीन नहीं किया जा सकता, और वो भी पार्टी से चला जाता है।
डंकन दूर जाकर अपने गुस्से को ठंडा कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लू के पार्टनर्स ने पार्टी पर हमला कर दिया है। यहाँ पर अचानक से डंकन पहुंच जाता है क्योंकि अब कैनी खतरे में था। डंकन अपने काइजर रूप में था। यहाँ पर हर एक को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उनको पार्टी से निकाल कर शहर से दूर डेजर्ट तक ले जाता है। कोच ने भी अपनी टीम को बुला लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्गरेट और जेना जाते हैं ब्लू को छुड़वाने के लिए। यहाँ पर जेना को मार्गरेट के गले में उसी तरह का रूबी नजर आता है और वो समझ आती है कि उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि डंकन खुद ही था। अब ये दोनों जब बलूक के पास जाते हैं उसको फ्री करने के लिए तो देखते हैं कि कोच अपनी सारी टीम को रेडी कर रहा है। इसके बाद मार्गरेट बलूक से पूछती है कि क्या तुमने उन दोनों आदमियों को भेजा था डंकन को मारने के लिए, जिसके ऊपर बलूक कहता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने तो खुद को भी सरेंडर इसलिए किया था ताकि मैं अपने बेटे के पास रह सकूं। मार्गरेट बलूक से कहती है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। जिसके बाद एक झटके में बलूक खुद को फ्री कर देता है। कोच जब ये देखता है तो वहाँ के एरिया की शील्ड को ऑन कर देता है, लेकिन बलूक को ये शील्ड कहाँ रोकने वाली थी, वो यहाँ से फ्री होकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डंकन एक क्लिफ के ऊपर चढ़ रहा था जिसके ऊपर वो कोच पहुंच चुका था। वो डंकन को हर चीज के लिए ब्लेम करता है कि बाकी दोनों काइजर्स को भी तुमने ही भेजा है लोगों पर हमला करने के लिए। पर इससे पहले कि कोच यहाँ पर डंकन को मारता, यहाँ पर एक काइजो मॉन्स्टर आकर उस कोच को उठा लेता है। बट यहाँ पर डंकन एक बहुत ही बड़ी सी जंप करता है और उसे बचा लेता है। ये दोनों यहाँ से गिरने वाले थे। तभी यहाँ पर हमारे सामने डंकन के विंग्स खुलते हैं। डंकन कोच को एक सेफ जगह पर छोड़कर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर मॉन्स्टर डंकन को मारने ही वाले थे बट बलूक एंड टाइम पर पहुंच ही जाता है। इन सारे मॉन्स्टर्स की बहुत ही ज्यादा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इतनी ही देर में मार्गरेट और जेना अपने जेट पर वहाँ पर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इजेक्ट करके इस जेट को इन मॉन्स्टर्स में क्रैश करते हैं। ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। डंकन को नजर आता है कि जेना की लाइफ खतरे में है, जिसके बाद वो उसको बचाने की कोशिश करता है बट इससे पहले ही बलूक ने जेना को बचा लिया था। ये दोनों मॉन्स्टर्स एक बार फिर से डंकन पर हमला करते हैं। डंकन को नजर आता है कि उसकी फैमिली खतरे में है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके डैड फिर से उसे कहते हैं कि इन दोनों को मार दो वरना ये सबको खत्म कर देंगे। बट डंकन के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तेजी से उड़ता हुआ करीब ही एक पहाड़ के ऊपर जाता है जो कि बिल्कुल आइस से कवर हुआ था और वो अपनी आग से उसको मेल्ट करने लगता है। यहाँ पर वो बलूक से कहता है कि मेरी मॉम को बचा ले और वो खुद जाता है जेना को बचाने के लिए। उस मेल्ट हुई हुई आइस की वजह से एक तूफान आ गया था जिसने उन दोनों मॉन्स्टर्स को कवर कर दिया था और वो बिल्कुल जम चुके थे। थोड़ी देर के बाद जब तूफान सेटल होता है तो हम देखते हैं कि हर कोई बाकी सेफ है। बलूक यहाँ अपने बेटे से कहता है कि मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोच अपने लोगों के साथ आता है और ये लोग इस जमे हुए मॉन्स्टर को उठाकर चले जाते हैं ताकि उसको एक बड़े से फ्रीजर में रख सके ताकि वो दोबारा तबाही ना करे। यहाँ पर कोच डंकन से पूछता है कि तुम तूफान से कैसे बचे, जिसके बाद वो उसको अपनी आग निकाल कर दिखाता है कि मेरे पास ये पावर्स हैं। यहाँ पर जेना भी डंकन के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि उसने ऐसा बिहेव किया था उसके साथ। इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि चलो घर वापस चलते हैं, पर डंकन कहता है कि मेरे पास घर आने का एक और तरीका है और इसके बाद वो उड़कर घर जाता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।